गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब? बढ़िया हैं? सेहत का ध्यान रखा करो अपने। हमारे लेक्चर डाले नहीं थे, मैंने कल एक छोटी सी एक्टिविटी डाली थी और उसके बेस के ऊपर मैं आपको एक्टिविटी भी बोलूंगा जो आपको परफॉर्म करके देखनी है, ट्राई करके देखना बेटा। अच्छा, जो हमारा लेक्चर 8 है आज हम स्टार्ट करेंगे। मेरे फोन के अंदर वही स्पेस का इश्यू था, इसलिए स्पेशल मैंने चेतन को बुलाया है। ठीक है, ये अपना फोन लेके आया और अब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आज। क्लियर है बेटा? अब हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्या करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? कूलम्स लॉ का था। कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था, सारी परमिटिविटी वगैरह सारी चीजें। अब हमें पता है कि जो कूलम ने फोर्स के बारे में बताया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता है कि आपने 3 क्वांटिटी कौन कौन सी पढ़ी? स्केलर, वेक्टर, टेंसर। ये शायद मैंने आपके 7th लेक्चर के अंदर भी बता दिया था। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो उस केस में क्या मैटर करेगी? डायरेक्शन भी मैटर करेगी। अगर डायरेक्शन मैटर करेगी तो हम क्या पढ़ेंगे? इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म का मैंने बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाला वेक्टर फॉर्म के अंदर मैं आपको 3 फॉर्मेट करवाऊंगा। 3 फॉर्मेट में से फर्स्ट फॉर्मेट मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मेट क्या पढ़ाया था हमने? F21 किसके बराबर आया था? K Q1 Q2 by R² R12 कैप, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ आप 1-2 लिख दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये क्या हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। के की वैल्यू सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 बाई में R², मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन 1-2 कैप। एक चीज के ऊपर और फोकस करना था, क्या? F21 जब यहाँ 2-1 है तो यहाँ क्या आएगा? 1-2 आएगा, और जब यहाँ 1-2 होगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ 2-1 आ जाएगा। क्लियर है? उल्टा है, पर मैंने आपको शुरू में बताया था ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ 1-2 लगाओ या 2-1 लगाओ, ये चीज आपके ऊपर है। अगर आप 2-1 के साथ 2-1 लगाना चाहते तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पर आप बता देना कि भाई हमने इस डायरेक्शन को ये माना है। अब उसके बाद हमारा कंसेप्ट बेटा किस चीज का आ गया कि ये हमारे पास किसका फॉर्मेट आ गया? कैप का फॉर्मेट आ गया। किसका फॉर्मेट आ गया? कैप का। अच्छा, एक चीज और हमने पढ़ी थी, क्या? ये हमने F21 था 1-2, ये किस लॉ को फॉलो करने लगा था? 5 न्यूटन अगर इस डायरेक्शन में था तो 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में। F12 F21 1-2-2-1, इसका मतलब है किस लॉ को फॉलो करने लग रहा था? न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करने लग रहा था। 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में तो 5 ही इस डायरेक्शन में, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कौन सा? न्यूटन का थर्ड लॉ। अब उसके बाद हमने इसका फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ा कि ये किस फॉर्म में पढ़ा? हमने कैप की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में पढ़ा? कैप की फॉर्म में। वेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है? अगर सपोज करो मैं दूसरा फॉर्मेट करवा रहा हूं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म का ही दूसरा फॉर्मेट R12 कैप है। ये क्या है? R12 कैप। R12 कैप वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि सपोज करो मैं कह रहा हूं कि R12 वेक्टर का फॉर्मूला, तो वेक्टर का फॉर्मूला होता है क्या? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड R12 का तो R12 और डायरेक्शन R12 कैप। एक चीज का और भी ध्यान रखना बेटा, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। R12 किसके बराबर आ जाएगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डजंट मैटर, आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। क्लियर है? ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं कैप की वैल्यू निकालू R12 कैप की, तो कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से R12 कैप, R12 इसके नीचे किस में चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 मैग्नीट्यूड। क्लियर है? और एक चीज मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि इसको 1-2 लिखो चाहे मत लिखो, इसको सिंपल R लिख दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड के केस में आप इसके साथ 1-2 लिखो चाहे 2-1 लिखो, ये चीजें मैटर नहीं करती। ठीक है, मैं इसको R भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अब उसके बाद हमने क्या लिखा? कैप की जगह क्या लिख दिया? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब देखो हमने फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ा था किसकी फॉर्म में? कैप की फॉर्म में, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। अब मैं यहाँ किसकी फॉर्मेट के अंदर पढ़ेंगे? हम वेक्टर के फॉर्मेट में। कैसे? जो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट है ना, उसमें R12 की जगह क्या वैल्यू पुट कर दो? R12 कैप बाय में R12। क्लियर है? मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या किया? इस फर्स्ट फॉर्मेट के अंदर ये R12 की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे करना चला क्या बन जाएगा? F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई में R² और R12 कैप की वैल्यू क्या पुट कर दी? R12 वेक्टर बाई में R12। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी
कि यहाँ R12 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, मैग्नीट्यूड। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, 1 2 को मैंने रब कर दिया, सपोज करो क्या कर दिया, रब कर दिया, तो ये क्या आर स्क्वायर और ये क्या मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा, आर का क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर का क्यूब। इस 1 2 को लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैंने आपको पहले बताया था। R12 लिखो या फिर सिंपल आर लिखो। क्लियर है बात। तो हमने क्या किया, अगर मैं इसको आर लिख रहा हूं, सिंपल आर लिखते, आर इंटू आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर का क्यूब। के Q1 Q2 बाई में आर इंटू आर स्क्वायर क्या बन गया, आर क्यूब R12 वेक्टर। ये हमारा कौन सा फॉर्मेट आ गया, सेकंड। कौन सा फॉर्मेट आ गया हमारा, सेकंड। फर्स्ट फॉर्मेट में क्या पढ़ा था हमने, कैप। सेकंड फॉर्मेट में कौन सा पढ़ा हमने, वेक्टर की फॉर्म में। यहाँ क्या आ गया, पहले कैप था, अब क्या आ गया यहाँ पे वेक्टर। कैप वाले केस में नीचे क्या है, आर का स्क्वायर है, और जो वेक्टर वाला केस है यहाँ पे नीचे क्या है, आर का क्यूब है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो ध्यान से देख लेना, आर इंटू आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, नीचे आर का क्यूब। कंजस्टेड हो जाता है बेटा, क्योंकि बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको पता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट वेक्टर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा, कैप, और सेकंड कैप पर हमने क्या पढ़ा, वेक्टर के फॉर्म में पढ़ लिया। वेक्टर वाले में क्या है, नीचे आर का क्यूब है। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और देखो ध्यान से बेटा, क्या हम पढ़ेंगे, थर्ड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में। अब ध्यान से देखना, पहला चार्ज क्या है, Q1। क्या है, Q1। पोजीशन वेक्टर क्या है, ओरिजिन से Q1 का R1 वेक्टर। R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा चार्ज क्या है, Q2। उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर। ये रहा हमारा Q2। ये चार्ज कितना, Q2, पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, अब हम करेंगे कि Q2 के ऊपर Q1 के कारण कितना फोर्स लगा। Q2 के ऊपर दोनों पॉजिटिव मान लिए हमने, क्या माने, दोनों पॉजिटिव माने। दोनों पॉजिटिव माने तो Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेंट्रल फोर्स स्ट्रेट लाइन के अंदर लेगा, फिर सीधा सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये फोर्स लगेगा 2-1, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बिकॉज ऑफ दी फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड बिकॉज ऑफ दी फर्स्ट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं 2 के कारण 1 के ऊपर बताओ तो एक फोर्स की ये डायरेक्शन बना दोगे। मैंने बनाया नहीं है, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ा सा और कंजस्टेड हो जाता है इसलिए। पर आपको पता है, अगर 2 के कारण 1 के ऊपर, तो ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा। उस फोर्स का नाम कैसे दोगे, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ सेकंड, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, F12। और यहाँ क्या है, फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल सेकंड। Q2 के ऊपर फोर्स किसके कारण, Q1 के। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, F21 की बात होने लग रही है। यहां हम क्या बोलेंगे, कहां से कहां जा रहे हैं हम, 1 से 2 पे। कहां से कहां जा रहे हैं, जो F21 है उसी डायरेक्शन में तो R भी लेना हमें, और R की डायरेक्शन कौन सी है, वो R12। ध्यान में, इस चीज तो मैं शुरू से बता रहा हूं, 21 है तो R के साथ क्या है, 12। अगर यहाँ 12 होता तो यहाँ क्या जाता है, 21। तो वही तो चीज है यहाँ पे, क्या इसी F21 की डायरेक्शन में देखना हमें पोजिशन वेक्टर कहाँ है। तो हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2-1 की डायरेक्शन में हम R को कंसीडर करेंगे, और R इस डायरेक्शन में है क्या, कहां से चले हैं, 1 से, और किसकी तरफ गए हैं, 2 की तरफ गए हैं। क्लियर है, कहां से चले हैं, 1 से, किसकी तरफ गए हैं, 2 की तरफ। ठीक है, अब देखो हम अप्लाई करते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, 11th क्लास का दोबारा से वेक्टर का ट्राइंगल लो याद करो। कौन सा लो, ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लो था फ्रॉम ट्राइंगल्स लो। ट्राइंगल लो के अंदर आपने क्या पढ़ा था, सेम वेक्टर इन द सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर क्या बताता था हमें, रिजल्टेंट बताता था। और सेम ऑर्डर वाले, सेम ऑर्डर के कौन से, जिसका एक का हेड दूसरे का टेल, उन दोनों वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर इन दी सेम ऑर्डर। देख लो, R1 का हेड, R12 का टेल, तो ये दोनों वेक्टर किसमें, R1 और R12, ये दोनों के दोनों किसमें, सेम ऑर्डर में है। ठीक है, अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर किसको बोला जाता था, जिसका इनिशियल वेक्टर से टेल, जैसे R2 है, इसका इनिशियल, देखो इनिशियल कौन सा था, स्टार्टिंग वाला R1। R2 का टेल से टेल मिल रही है इनिशियल वेक्टर से, और R2 का हेड से हेड मिलने लग रहा है R12 से। कहने का क्या मतलब है, रिजल्टेंट वेक्टर किसको बोला जाता था, जो ऑपोजिट ऑर्डर में मिलता था, जो ऑपोजिट ऑर्डर में मिलता था। सेम ऑर्डर में कौन कौन से होंगे, R1 और R12। ऑपोजिट ऑर्डर में कौन आ गया, R2 आ गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हमारा, R2 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ट्राइंगल का अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सेम ऑर्डर वाले R1 प्लस में R12 इज इक्वल टू R2।
ट्रायंगल अप्लाई कर दिया। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं R12 की वैल्यू निकालो, R12 की वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे R2 माइनस R1। मेन फोकस बेटा आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि R12 इसका क्या मतलब है R2 माइनस R1। इसका वैसे भी ध्यान रखना आपको। आप सपोज करो R31 है, इसका मतलब क्या होगा, R पहले कौन आया 3 माइनस R1। अगर मैं लिख दूं RXI तो आप क्या बोलोगे, पहले कौन आया X, तो RX माइनस RI। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या हमें इन चीजों से डील नहीं करना, सिर्फ ध्यान रखना पर आप क्या हमने क्या निकाला, पोजीशन हमने निकाल दी ना, ये डिस्प्लेस कितना हुआ, R12 वेक्टर किसके बराबर आ गया R2 माइनस R1। ये हमने क्यों पढ़ा, इसकी वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमें पता है F21 के केस में हमें R की वैल्यू भी चाहिए, और जब R की वैल्यू और R हमें किसकी चाहिए R12, तो R12 किसके बराबर आ गया R2 माइनस R1 के। उल्टा तो नहीं बोल गया शायद मुझे, R12 है तो क्या लिखोगे R2 माइनस R1। अगर क्या है R13, सॉरी हाँ R13 मैं बोल गया उल्टा, R13 है तो क्या लिखोगे R3 माइनस R1। क्लियर है, ऐसे कुछ भी हो तो ध्यान रखना। R53 है तो क्या लिखोगे R3 माइनस R5। बेटा इस वीडियो की लेंथ के चक्कर में स्पीड हो जाती है कई बार, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो। कई बार न्यूटन फर्स्ट लो की जगह थर्ड लो निकल जाता है, थर्ड की जगह फर्स्ट निकल जाता है, ठीक है। धीरे धीरे हम वेक्टर बन जाएंगे, स्टार्टिंग की अभी, ठीक है। तो R12 किसके बराबर आ गया R2 माइनस R1 के, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मेट ये हम देखने लगे डिस्प्लेसमेंट वाले केस में, ठीक। अब एक बार सेकंड इक्वेशन को उठा लो। F21 किसके बराबर था के Q1 Q2y में R³ R12 वेक्टर वाला फॉर्मेट उठा लिया। बेटा मैंने आपको पहले बताया था, इसको चाहे R लिखना चाहो R लिखो, 12 लिखना चाहो 12 लिखो, क्योंकि ये हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड, क्लियर है, और ये हमारे पास क्या है डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है। अब ये आपने देखा पर R12 को तो हम क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 R12 को हम क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1। 12 की जगह क्या लिख दिया 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R12 की जगह क्या लिख दिया R2 माइनस R1। क्यूब है, क्यूब पर आगे क्या लगाया है मोड। पता ना आपको एक चीज का, क्या जब भी मोड आ जाएगा तो डायरेक्शन गायब हो जाएगी, इसका मतलब कैसा बन जाएगा, वो स्केलर बन जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या मोड जरूर लगा देना बेटा, ब्रैकेट मत कर देना, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि मोड आते डायरेक्शन क्या होगी गायब, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करने लग रहे हैं हम यहाँ। तो आप इसको, और अगर नहीं लिखना चाहते तो R³ लिख दो, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, R³ भी लिख दो। अगर आपने लिखा है 12 का क्यूब तो उस केस में क्या लिखोगे 12 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। क्लियर है। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मेट आ गया, थर्ड फॉर्मेट। देखो ध्यान से, फर्स्ट फॉर्मेट कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म। सेकंड फॉर्मेट में वेक्टर की फॉर्म, यूनिट वेक्टर, और सेकंड फॉर्मेट में वेक्टर की फॉर्म, और थर्ड फॉर्मेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट आ गया हमारा। कौन सा कंसेप्ट आ गया, डिस्प्लेसमेंट का। तो ये हमें कूलम्स लॉ की तीनों वेक्टर फॉर्म याद रखनी है। क्लियर है, ठीक है। आई होप के समझ आया होगा। जो भी आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारा का सारा आप बुक से कर लेना, और जो क्वेरी हो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर कर देना, ठीक है, सेंड कर देना कोई भी क्वेरी। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ही मैं दिखाऊं। चेतन टाइम देखिए कितना हो गया वीडियो को, 13 हो गया, ठीक है। तो बेटा मैं रब कर रहा हूं, तो ये हमारा क्या आ गया, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था हमने 7th लेक्चर के अंदर। 8th के अंदर हम किस चीज के बारे में पढ़े, उसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर। वेक्टर फॉर्म के अंदर 3 फॉर्मेट, फर्स्ट कैप का, सेकंड वेक्टर का, थर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। क्लियर है, कर दो अब, ठीक है, तेरी क्वेरी बाद में पूछ ले। तो ये हमारी आएगी वेक्टर फॉर्म। अब बेटा अब मैं करवाऊंगा इसके साथ, अब आप कितने कैपेबल हो गए बेटा कि इस पूरी यूनिट, इस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से सोल्ड अनसोल्ड सारे के सारे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं करवाऊंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बिल्कुल जल्दी से, छोटा सा, ठीक है। उसके बाद एक मेन कंसेप्ट हो सका तो हम इसी वीडियो के अंदर ही कर लेंगे इसको, फिर आपकी डाउट सेशन ले लूंगा, अभी बनाऊंगा सेकंड वीडियो भी, क्योंकि चेतन फिर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये हमारे पास क्या है बेटा, 2 चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट क्या है Q0, और दूसरा चार्ज पार्टिकल कौन सा है Q1, दूसरा कौन सा है Q1। आपको एक चीज ध्यान रखनी है,
कि ये सपोज करो कितना चार्ज है 50 कूलम, कितना है 50 कूलम प्लस का, और ये कितना है माइनस का 5 कूलम, कितना है माइनस का 5 कूलम। इलेक्ट्रो जो हम पढ़ते हैं कूलम्स लो, जो फोर्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कैसा होता है सेंट्रल फोर्स होता है, कैसा होता है सेंट्रल, हमें पता है इस चीज का, ठीक है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल को क्या लगा रहा है, ये फोर्स एक्सर्ट करने लग रहे हैं, क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कोई एक तीसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 और ये कितना है प्लस का 5 कूलम, ध्यान से सुनना इस बात को, दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स को, दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स को कोई भी थर्ड चार्ज पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है बात, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जितना फोर्स लगा है ना, उसको कोई भी थर्ड फोर्थ कोई भी चार्ज पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, मैं दोबारा फोकस डाल रहा हूं इसके ऊपर बार बार। क्या दो चार्ज के बीच में ना जो फोर्स लग रहा है उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ, पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या अगर मैं कहूं Q नोट के ऊपर फोर्स निकालो, क्या निकालना है Q नोट के ऊपर, Q नोट के ऊपर फोर्स निकालना है, तो आप क्या बोलोगे Q नोट के ऊपर फोर्स कैसे निकलेगा। नोट की बात करो तो ध्यान से देखना, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, नोट के ऊपर। क्लियर है, Q नोट चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स, किसके बराबर आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, जितना किसने लगाया, फर्स्ट ने लगाया, तो फोर्स ड्यू टू फर्स्ट, प्लस में फोर्स ड्यू टू सेकंड, प्लस में फोर्स ड्यू टू थर्ड। ऐसे करते करते सपोज करो बहुत सारे कितने चार्ज पार्टिकल है, यहाँ n चार्ज पार्टिकल, तो क्या करोगे प्लस में फोर्स ड्यू टू n चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट के लिए कैसे निकालोगे फोर्स, फर्स्ट के लिए कैसे निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R का स्क्वायर। क्लियर है कंसेप्ट। अब मैं कहूं F2 निकालो, ठीक है, F2 का क्या मतलब है, जो फोर्स सेकंड, जो सेकंड चार्ज पार्टिकल लगा रहा है किसके ऊपर, नोट के ऊपर लगा रहा है, ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R का स्क्वायर। आई होप के समझ आ गया होगा आपको, अप टू nth पार्टिकल। और यही हमारा क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, यही हमारा क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब मैं दोबारा एक बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्या बताया था मैंने, दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स को कोई और फोर्स डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक पॉइंट के ऊपर चार्ज निकालेंगे ना, तो वो कैसे निकलेगा, एक पॉइंट के ऊपर निकालेंगे टोटल फोर्स निकालेंगे इसके ऊपर, तो कैसे निकालोगे, सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है, क्या Q1 ने कितना फोर्स लगाया, Q2 ने कितना फोर्स लगाया, Q3 ने, Qn ने, अप टू nl, इन सब के फोर्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है, बुक से देख लेना बेटा, इनकी वैल्यू पुट कर देना, चाहे वेक्टर फॉर्म में पूछे कैसे भी पूछे आप बता सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, अगर वेक्टर फॉर्मेट के अंदर है तो वहीं पे कैप की फॉर्म में बाई R स्क्वायर आ जाएगा, वेक्टर की फॉर्म में नीचे R क्यूब आ जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट है R21 माइनस R1, वो केस भी आप कर सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म को चाहे कैसे भी हो, तो सुपरपोजिशन क्या बताता हमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बताता है कि एक पॉइंट के ऊपर टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, जितने भी चार्ज पार्टिकल है ना उन सबके कारण फोर्स निकालो और उन सबको क्या कर दो, सम अप कर दो। ये हमारा क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक पॉइंट के ऊपर टोटल फोर्स। क्लियर है, रब कर दूं, बुक से पढ़ लेना इसकी डेफिनेशन, क्योंकि जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उस केस में थोड़ा बहुत यूज होगा, इसका न्यूमेरिकल भी आपको करना है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, चेतन टाइम कितना हो गया, 18। अब बेटा मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं ताकि मैं इस पार्ट को इसी वीडियो के अंदर कवर कर दूं। अब उसके बाद आ गया हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, ठीक है, इस पार्ट का, सॉरी फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक आ गया। फोन करना तो वैसे करना, इसका हमारा क्या गया, इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, लास्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस 18 है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बेटा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल जो इसका ना जिस टॉपिक के अंदर मैं टर्म्स यूज करूंगा वो न्यूमेरिकल के अंदर आपके यूज आने वाली है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर पूरा फोकस रखना। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहले आपको 3 मैं टर्म बताऊंगा, उन तीनों का मतलब आपको समझना है।
सबसे पहली टर्म क्या है इसके अंदर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे हम, लैम्बडा से। बेटा मैं एक ही को अच्छे से समझाऊंगा, दोनों आपको कुछ समझ आ जाएंगे, ठीक है। एक ही का फोर्स बताऊंगा, दोनों के फोर्स आप खुद देख लेना बुक से, उसका रीजन आपको पता है ताकि हमारी वीडियो का टाइम सही रहे, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्बडा, किससे डिनोट होगी, लैम्बडा से डिनोट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लैम्बडा का फॉर्मूला है क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो आप क्या बताओगे, डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा एल। क्लियर है क्या, डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा एल। अब इसका मतलब है क्या, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल भी याद मत रखो, आप क्या याद रखोगे, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय में एल। अभी डेल्टा का मतलब भी समझाता हूँ, ठीक है। लैम्बडा का नाम याद रखो क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। याद रखना रट्टे मारने में टेस्ट के। तो लैम्बडा की यूनिट क्या बनेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की कूलम पर मीटर आ गई। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब मैं बात करूंगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है चार्ज। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, चार्ज है। इस पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर, लेंथ है ना, इस पूरी लेंथ के ऊपर क्या है, चार्ज है। पूरी लेंथ के ऊपर क्या है, चार्ज। ये लेंथ है कितनी, सपोज करना है 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर सपोज करना है। इस पूरी के ऊपर चार्ज कितना है, इस पूरी के ऊपर चार्ज है 100 कूलम। पूरी के ऊपर क्या है, चार्ज कितना है, 100 कूलम। अब ध्यान से सुनना इस बात को। अब मैं आपको कहने लग रहा हूं कि लैम्बडा की वैल्यू निकालो, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो, तो आप बोले अभी निकाल देंगे। कैसे निकाला आपने, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर 100 कूलम, और लेंथ कितनी है इसकी 10 मीटर। तो कितनी आएगी लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू आएगी हमारे पास 10 कूलम पर मीटर। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 कूलम पर मीटर। मैं मीटर को भी नीचे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 कूलम पर मीटर। इस बात का मतलब समझो अच्छे से, क्या मतलब है इसका, कि 10 मीटर का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें कितने स्लॉट बने हैं, 10 मीटर का क्या मतलब है, इसमें एक मीटर के कितने स्लॉट बने हैं, वायर के अंदर 10 स्लॉट बने हैं। कितने स्लॉट बने हैं, 10 स्लॉट बने हैं। अब उसने क्या बोला, 10 कूलम चार्ज है 1 मीटर के ऊपर, 10 कूलम चार्ज है 1 मीटर। कहने का क्या मतलब है कि हर एक मीटर के ऊपर चार्ज कितना है, 10 कूलम। अगले 1 मीटर के ऊपर भी 10 कूलम, अगले के ऊपर भी 10 कूलम, अगले के ऊपर भी 10 कूलम। इसका क्या, इसने क्या बता दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें क्या बताती है कि कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ, कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ। ये बात समझ आई है कहने का। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको बोल दिया कि लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 10 कूलम पर मीटर। ये बात आपको समझ आती है क्या, कि 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज है, 10 कूलम। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको पता है कि 1 मीटर के ऊपर चार्ज 10 कूलम है, तो 3 मीटर पे बताओ कितना चार्ज होगा, 3 मीटर पे कितना चार्ज होगा, 3 मीटर पे बताओ। तो आप बोले सर 1 मीटर पे 10 है, तो 3 पे कितना जाएगा, 3 इंटू 10। हमने क्या बोला, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। तो अगर मैं क्यू की वैल्यू पूछूंगा तो क्या बोल दोगे, लैम्बडा इंटू एल, लैम्बडा इंटू एल। लैम्बडा की वैल्यू कितनी 10 और लेंथ कितनी 3, 10 इंटू 3 कितना जाएगा 30। इससे हमने क्या निकाल लिया, 10 इंटू 3, तो हमारे पास कितना आ गया 30 कूलम। क्या आ गया हमारे पास टोटल चार्ज। हमने किसका पूछा था, 3 मीटर के ऊपर, सिर्फ यहां तक का पूछा था। मैं अब सुनो ध्यान से, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, क्या लैम्बडा की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो सिर्फ मैं आपको लेंथ बताऊंगा और आप क्या बता दोगे उसके ऊपर चार्ज। सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 मीटर के ऊपर बताओ कितना चार्ज होगा, तो आप क्या बोले 5 मीटर के ऊपर, तो आप बोले लैम्बडा की वैल्यू 10 है और लेंथ 5 है, तो कितना जाएगा 50 कूलम। आई होप के समझ आ गया, क्लियर है फंडा, ठीक है। क्या अगर इसका मतलब हमें स्टैंडर्ड पता लग गया कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ के ऊपर, मैं आपको सिर्फ लेंथ बताऊंगा, आप आराम से बता दोगे। अब क्या क्या बता दोगे अपना आराम से, क्या टोटल के ऊपर जितनी लेंथ पूछी गई है उसके ऊपर चार्ज। सपोज करो मैंने बोला लैम्बडा इज इक्वल टू 5 कूलम पर मीटर। अब ये बताओ लेंथ हमारे पास कितनी है, 2 किलोमीटर। कितनी है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। तो टोटल चार्ज बताओ, तो आप क्या बोले सर चार्ज क्या जाएगा, लैम्बडा इंटू एल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000 कूलम। ये बात समझ आ रही है। इसका मतलब लैम्बडा जैसे मैं बोलूंगा आप क्या बता सकते हो टोटल, और सॉरी लैम्बडा आपको दे रखा होगा, लेंथ आपको देते आप क्या बता दोगे टोटल चार्ज। तो लैम्बडा तो क्या है, स्टैंडर्ड है। लैम्बडा तो क्या आ गया, स्टैंडर्ड। क्लियर है,
ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ये क्या बताएगा हमें, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है लेंथ के ऊपर, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये वायर तो मैंने बोल दी कितनी है, 10 मीटर। ये वायर कितनी बोल दी मैंने, 10 मीटर। चार्ज बोल दिया 100 कूलम, पर एक्चुअल में होता क्या है अब सुनना। बस ये टॉपिक समझ आ गया तो सारा टॉपिक क्लियर है आपको। अब सुनना ध्यान से, देख लेना इसको, किसी को क्लिक करना। अब आपको जो मेन चीज के ऊपर फोकस करना है, अब मैं वो बता रहा हूँ। यूनिट क्या होते हैं, लैम्डा की कूलम पर मीटर होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका घर है, ये आपका होम है, और ये क्या है, झाड़ली पावर प्लांट। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि झाड़ली से लेके झाड़ली पावर प्लांट है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आती है घरों में। चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली में है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या ध्यान, हिसार के अंदर है, तो हिसार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और वो वायर के थ्रू आपके घर तक आने लग रही है। तो ये लेंथ तो बहुत ज्यादा होगी। अब मैं आपको ये कहने लग रहा हूँ, इस वायर के ऊपर चार्ज निकालो, तो हो गया ना कॉम्प्लिकेटेड बेटा, हो गया कॉम्प्लिकेटेड। आप तो सिर्फ क्या, जो आपके घर के सामने छोटा सा टुकड़ा है उसके ऊपर बता सकते हो, क्लियर है। उसके बाद आप निकालोगे कैसे पूरी वायर के ऊपर, पूरी वायर के ऊपर, मेरा कहने का मतलब है तो काफी किलोमीटर लंबी वायर होगी, ठीक है। अब लैम्बडा हमें क्या बताएगा, हमने क्या किया, लैम्बडा का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि इससे दोनों पे डील करेंगे। वो हमने डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल क्यों लिखा, क्योंकि हमने तो सिर्फ घर के सामने जो था ना हमारे छोटी सी वायर की लेंथ, जितनी लेंथ थी, वही एक बात होता ना, घर से लेके, मैं हिसार की बात कर रहा हूँ, आपके घर बहादुरगढ़ से लेके और कहां की बात कर रहे हैं, हिसार की, तो ये लेंथ तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, क्लियर है। हमें क्या निकालनी है, लैम्बडा। हमें क्या निकालना है, लैम्बडा। तो उस केस में हमने तो एक छोटी सी लेंथ कंसीडर की, कितनी लेंथ है, डेल्टा एल। इसके ऊपर हमने चार्ज देख लिया, चार्ज कितना था इस डेल्टा एल के ऊपर, थोड़ा चार्ज था भाई, स्मॉल लेंथ है तो चार्ज भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। सपोज करो ये लेंथ कितनी थी, 2 मीटर। हमने इसके ऊपर चार्ज देखा कितना था, 30 कूलम। तो हमने लैम्बडा की वैल्यू कितनी निकाल दी, 15 कूलम पर मीटर। ये चीज सबसे ज्यादा मेन है बेटा। इतनी लंबी लेंथ थी, बहुत मुश्किल था, टिपिकल था निकालना, ठीक है। हमने क्या किया, अपने घर के सामने वाली वायर को कंसीडर किया, सिर्फ छोटी सी लेंथ ली, और उसके ऊपर अगर लेंथ कम है तो चार्ज भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या निकाले, लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितना आ गया, 15 कूलम पर मीटर। अब आप क्या कहोगे, मैं आपको बोला कि हिसार से लेके आपके घर तक की दूरी ना 300 किलोमीटर है। कितनी है, 300 किलोमीटर। क्या अब अपनी पूरी चार्ज, उस पूरी की पूरी वायर के ऊपर चार्ज बता सकते हो, क्या करोगे, लेंथ आपको पता है और लैम्बडा की वैल्यू आपको पता है। दोबारा फॉर्मूला कौन सा था हमारा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई में एल, क्लियर है। लैम्बडा की वैल्यू निकाल लिया अपने घर के सामने वाली वायर से, और लेंथ मैंने कितनी बोल दी, 300। तो उस केस में टोटल चार्ज निकाल दोगे, क्यों आया समझ, कंसेप्ट क्लियर है। हमारे पास क्या आ गया, क्यू, टोटल चार्ज कैसे आ गया, तो आप बोले लैम्बडा 15। लेंथ कितनी है आपके घर से लेके हिसार के पावर प्लांट की, तो आप बोले 300 किलोमीटर। तो लेंथ को उस साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 300, और किलोमीटर को कर लेना मीटर में, क्लियर है बात। तो इस पूरी लेंथ के ऊपर क्या आ गया, इतना चार्ज आ गया। मैं इतना फोकस क्यों डाल रहा हूं बेटा इसके ऊपर, क्योंकि अभी हम फोर्स निकालेंगे इसके कारण, क्लियर है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई होप के समझ आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताती है हमें, ठीक है ना। आपको पता है ना कितनी दूर दूर तक वायर जा रही है। तो उस केस में क्या है, हम तो एक स्मॉल के ऊपर निकाल लिया, लैम्बडा हमें पता लग जाए। अब मैं चाहे 300 किलोमीटर के ऊपर पूछूं, चाहे 100 मीटर के ऊपर पूछूं चार्ज, चाहे छोटे से 100 मीटर के ऊपर, चाहे 300 के ऊपर, चाहे 500 के ऊपर, चाहे 1000 के ऊपर, जब आपको लैम्बडा की वैल्यू पता लग जाएगी तो लैम्बडा को सीधा लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्बडा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। कितना हो गया चेतन, 29। चलो बेटा इससे अगली वीडियो में मैं करता हूं, मैं एक बार इसको 1 मिनट का 2 टॉपिक और करवा दूं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्बडा, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड टर्म कौन सा हमारी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। किससे डिनोट करेंगे हम इसको, सिग्मा से। अब सिग्मा का फॉर्मूला है क्या, जैसे वहां पढ़ा था वैसे इसके अंदर है, चार्ज पर वहां तो लेंथ थी, यहाँ क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया लिख दो, ऐसे लिख रहा हूं मैं, कोई बात नहीं है तो ए लिख दो, एरिया या सरफेस एरिया जो।
ठीक है, हमने क्या लिख दिया, चार्ज है किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। अब मैं किसकी बात करने लग रहा हूं कि ये हमारे पास ये क्या है, ये पूरी की पूरी वॉल है, इस दीवार की बात करो ना, इस पूरी दीवार की, ठीक है, इससे भी बहुत बड़ी दीवार है, कंप्लीट दीवार, इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, ठीक है। एरिया का क्या मतलब है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका क्या है, कुछ ना कुछ एरिया भी है, पर यहाँ क्या लिख रखा है, डेल्टा। इस पूरी के ऊपर, या फिर ये बात मैं कहूँ कि बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, लेंथ और ब्रेथ वाला, तो उस केस में आप क्या बताओगे, पूरे के ऊपर चार्ज निकालना कैसा, कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ भी हमने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया, जिसका एरिया कितना है, डेल्टा ए, डेल्टा ए मतलब छोटा सा है, तो हमने क्या लिखा, डेल्टा ए। इसके ऊपर अगर छोटा एरिया है तो चार्ज भी कितना है, कम है, डेल्टा क्यू। क्लियर है बात, चार्ज भी कितना है, डेल्टा क्यू। तो दोबारा हमारे पास सिग्मा आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपने क्या बोला, ये चार्ज कितना था, 30 कूलम था। ये छोटा सा एरिया कितना था, ये एरिया था 5 मीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम एरिया की मीटर स्क्वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी में कूलम पर मीटर, फिर ये क्या आ जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट। अब देखो तो कितना आ जाएगा सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, 6 कूलम है। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, 6 कूलम। अब मैं आपको सिंपल सा क्या कंसेप्ट है पता है ना, सिग्मा फॉर्मूला क्यू बाई में ए, क्यू किसके बराबर आ गया, सिग्मा इंटू ए के। अब मैं सिंपल ये बोलूंगा कि 10 मीटर स्क्वायर पे बताओ टोटल चार्ज, सिग्मा आपको पता है ही कितना आ गया, 6, और मैंने क्या बोला, एरिया कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। 10 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 60 कूलम, सॉरी 60 कूलम। हाँ, टोटल चार्ज कितना आ गया, 60 कूलम आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं सिंपल आपको पूछूंगा एरिया इसका कितना, 100 मीटर स्क्वायर है। आप बोलोगे सिग्मा हमें पता है, सिग्मा हमें पता है, और एरिया आपने बता दिया 100 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या निकाल दोगे, टोटल चार्ज निकाल दोगे। आई होप के समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म ध्यान रखना, सिग्मा यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड हमारे पास कौन सी टर्म याद रखनी है आपको, ये हमारी पहली कौन सी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड वॉल्यूम मैट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। इसको हम किससे करते हैं, रो से। जैसे वो दो थी उसका फॉर्मूला भी क्या है, रो डेल्टा क्यू बाय में नीचे आपकी बात क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि नाम ही देख लो, वॉल्यूमेट्रिक लीनियर तो लेंथ आया था, सरफेस तो एरिया आ गया था, वॉल्यूमेट्रिक तो वॉल्यूम आ गया, बस वही चीज है। अब की बार हमें पता है सरफेस के अंदर तो क्या था, लेंथ ब्रेथ थी, और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों चीजें आ जाएंगी। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक कोई स्पेस है। क्लियर है बात। इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, चार्ज। वही चीज देखो, वही यहां भी मैं क्या कंसीडर करूंगा, एक छोटा सा वॉल्यूम। इसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, छोटा वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम, तो चार्ज भी कैसा आएगा, स्मॉल। क्लियर है। सपोज अच्छा यूनिट क्या बनेगी पहले बताना, कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की क्या बनेगी, कूलम पर मीटर क्यूब। इसकी वैल्यू सपोज करो, छोटा सा जो हमने वॉल्यूम कंसीडर किया, इसके ऊपर चार्ज कितना था, 30 कूलम, और ये वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम आप बोले 9 मीटर क्यूब। कितना है, 9 मीटर क्यूब। तो सॉरी कैंसिल नहीं होगा, कोई ऐसी टर्म ले लेते हैं जो कैंसिल हो जाए, 6 ही ले लेते हैं। कितना है, 6 मीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, 5 कूलम चार्ज है किसके ऊपर, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे। मतलब समझ आ गया। अब दोबारा वही चीज बोलूंगा मैं कि आपको क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज निकालना है तो उस केस में आप क्या बोलोगे, अगर रो की वैल्यू में आप हमने निकाल ली 5, अब मैं वॉल्यूम चेंज करता रहूंगा, आप चार्ज की वैल्यू निकालते रहोगे। क्लियर है। मैं वॉल्यूम बोलूंगा कितना है, 5 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम कितना है, 5, क्योंकि रो की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है। वॉल्यूम कितना, 5, तो चार्ज कितना आ जाएगा, 25 कूलम। मैं वॉल्यूम बोलूंगा कितना है, वॉल्यूम 15 है, 15 मीटर क्यूब, तो उस केस में चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल 75 कूलम आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा बेटा, एक बार इसका एक छोटा सा लेक्चर और लूंगा। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो। अब इसका यूज करके दिखाऊंगा कैसे हम फोर्स निकालते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर अभी शूट करूंगा। ओके बाय, कर दो।